हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सकवेशन करने से पहले क्या क्या चेकलिस्ट होता है एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अगर आपको याद है, हमने एक्सकवेशन किया था, ठीक है। अभी जो हमने एक्सकवेशन किया था वो बहुत छोटा एक्सकवेशन था। लेट अस से 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर, हार्डली 2 मीटर बाय 2 मीटर। बट व्हेन वी वर्क इन अ बिगर प्रोजेक्ट्स, जब हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, देखो प्रोजेक्ट्स में भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, एक होते हैं आपके, चलो रेसिडेंशियल, एक मिनट, हाँ, रेसी, एक होते हैं आपके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। इसमें मेजरली आप क्या करते हो, छोटे मोटे घर बनाते हो, हाउस कंस्ट्रक्शन या छोटे छोटे विला कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वेरी स्मॉल कंस्ट्रक्शन। फिर आता है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ही आता है, पर इसमें क्या होता है, आप बड़े बड़े अपार्टमेंट देखते हो, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स विच इज मेनली ऑन अपार्टमेंट्स, ठीक है। G+15 G+20 अपार्टमेंट्स, बहुत सारे अपार्टमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज अनदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। फिर आता है आपका कमर्शियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मतलब क्या होगा, जैसे आपने मॉल देखा होगा, ठीक है। देन लेट अस से आपने डेकेटलॉन देखा होगा, डेकेटलॉन, ये सारे कमर्शियल्स हो गए। मॉल हो गया, डेकेटलॉन हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो गए। तो नेक्स्ट इसके बाद एक और आता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ओके। इसके अलावा और भी आते हैं, विल स्टॉप अप टू इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। फिर आता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स मतलब आपने बड़े बड़े फैक्ट्रीज देखा है, लेट अस से फैक्ट्री फॉर एग्जांपल, अभी कार का मैन्युफैक्चरिंग होता है, टाटा कार का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उनका बड़ा सा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग चाहिए, राइट। तो कार का पार्ट्स को असेंबल करेंगे, वो सारे चीज, ठीक है। तो मान लो वो सारे होते हैं आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल टाटा का हो गया, ठीक है। और नहीं तो ये तो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, लाइक ऑटोमोबाइल, जैसे कार हो गया और स्कूटर हो गया, ऑटोमोबाइल या स्कूटर हो गए सारे, ये सारे आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होंगे, ठीक है। तो वहां जब हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंग्स में हम प्रोजेक्ट्स वर्क करेंगे, इन दैट केस आपका प्रोजेक्ट का, आपका जो फुटिंग का साइज होगा, इट्स अ वेरी ह्यूज फुटिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे इस ऑटो कैड ड्राइंग में, अभी जो मेरा ड्राइंग है ना यहाँ पे, सो यू कैन सी इट हियर, इट्स एक छोटा सा एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। आप फुटिंग का साइज देखो यहाँ पे, ठीक है। F1, ठीक है, आप यहाँ देखो F5 3.4 मीटर बाई 3.4 मीटर, 3.6 मीटर बाई 3.6 मीटर, F7 आपका 3.8 मीटर बाई 3.8 मीटर, ठीक है। तो इन दिस फुटिंग का साइज भी बढ़ गया और डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन भी, इट विल बी मोर। इन दैट केस आपको सेफ्टी के साथ काम करना है। सो दैट इज व्हाई व्हेन वी वर्क इन बिगर प्रोजेक्ट्स, तो क्या होगा, हमें इस तरह से सेफ्टी से काम करना पड़ेगा। जब भी आप एक्सकवेशन करते हो ना, तो इस तरह से आपको देखो, इस तरह से एक बैरिगेटिंग करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्सकवेशन किया है, ठीक है, और इस तरह से हम बैरिगेटिंग करेंगे। इन द सेम वे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से बड़ा सा एक कोई मास फाउंडेशन, आई मीन मास एक्सकवेशन किया है, एंड यू कैन सी अ बैरिगेटिंग, एवरीवेयर द बैरिगेटिंग हैज बीन डन, एंड यहाँ पे लिखा है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हाउ टू वर्क इन अ बिगर प्रोजेक्ट। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी देखो, एक मिनट, या आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, जब भी हम कोई भी चीज को एक्सकवेशन करते हैं, यू कैन सी इट हियर, हमने एक्सकवेशन किया, तो इस तरह से हमने शोरिंग को किया है, शोरिंग हो, दिस इज कॉल्ड एज शोरिंग। तो क्यों शोरिंग क्यों करना है, अगर इसको नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका जो सॉइल होगा, इट्स गोइंग टू कम डाउन, आपका जो सॉइल होगा वो गिरेगा, इसलिए उसको स्टॉप करने के लिए वी डू सच टाइप ऑफ शोरिंग। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो शोरिंग, शोरिंग फॉर स्टेबल सॉइल, अगर स्टेबल सॉइल है, स्टेबल मतलब सॉइल बहुत स्टेबल है, विच इज कोहेसिव, इन दैट केस यू कैन डू दिस काइंड ऑफ शोरिंग। नेक्स्ट इज शोरिंग फॉर लूज सॉइल। लूज सॉइल के लिए आप क्या करोगे, इस तरह से आपको व्हाट डू यू कॉल दिस, शीट पाइल्स, दिस आर कॉल्ड एज शीट पाइल्स, यहाँ पे देख पा रहे हो ना, स्टील ट्रेंच शीट्स। तो बड़े बड़े शीट पाइल्स आते, शीट पाइल्स को हम इंसर्ट करेंगे एंड फिर इस शोरिंग को करेंगे। तो क्या होगा, शीट पाइल क्या होगा, ब्लॉक करेगा, दिस शीट पाइल विल एक्ट लाइक अ काइंड ऑफ अ रिटेनिंग वॉल। एंड शोरिंग फॉर द लॉन्ग ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मतलब अगर आपने रोड के साइड में आपने ड्रेनेज सब देखा है ना, जो पानी जाने के लिए, तो नॉर्मली दो आर कॉल्ड एज ट्रेंचेस। तो ये ट्रेंचेस करेंगे, तो आपको इस तरह से आपको शोरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक्सकवेशन किया है, यहाँ पे देखो एक्सकवेशन किया है, और साइड में आप देख पा रहे हो ना, ऑल दिस थिंग्स आर वी आर सपोज टू गिव ऑल दिस थिंग्स, गेटिंग माई पॉइंट। तो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अगर आप साइट इंजीनियर हो, आपको देखना पड़ेगा कि ओके मैंने अभी एक्सकवेशन किया है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि इस तरह से हम बैरिकेडिंग करेंगे। क्यों करना है, क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हो, हमें सेफ्टी के साथ काम करना है। सिर्फ हमें काम नहीं करना है, काम तो सारे लोग करेंगे, सेफ्टी में भी हमें ध्यान रखना है ना। मान लो कल कोई भी बंदा इसके अंदर गिर जाएगा, एंड
अगर कुछ हो जाएगा देन अगेन इट्स अ बैड नेम टू योर प्रोजेक्ट, इट्स अ बैड नेम टू योर कंपनी, ठीक है। तो दैट इज वाई इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हमें सेफ्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑल्सो ने सेफ्टी इज फर्स्ट, हमें कभी भी एक स्लोगन होता है सेफ्टी फर्स्ट, तो हमें फर्स्ट सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। हमें कंस्ट्रक्शन काम तो करना है पर सेफ्टी के साथ करना है। सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ जब भी आप कोई एक्सकवेशन करते हो, इस तरह से आपको बैरिकेडिंग करना है, ठीक है। गॉट इट। या अगेन यू कैन सी हियर एक्सकवेशन किया है तो इस तरह से हमने बैरिकेडिंग किया है, यू कैन सी इट हियर। Barricade at 1 meter height with red and white band, self glowing caution, but for excavation beyond 1 meter। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इस तरह से हम क्या करेंगे, बैरिकेडिंग करेंगे। समझ में आ गए। अब ये सब करने के लिए अब देखो आपको ये नहीं करना है। देखो वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। ये सारे चीज जो है ना बैरिकेडिंग सब करेंगे, वो सेफ्टी वाला एक बंदा रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सेफ्टी वाला एक सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर रहेगा। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हो यू हैव समवन कॉल्ड एज सेफ्टी ऑफिसर। तो एक बार आपका एक्सकवेशन हो जाएगा, सेफ्टी ऑफिसर आएगा, वो देखेगा ओके डीप एक्सकवेशन है तो हम इस तरह से बैरिकेडिंग करेंगे। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय सेफ्टी ऑफिसर। बट आपको भी देखना है, सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर नहीं करेगा, आपको भी देखना है, बिकॉज सेफ्टी इज अ सबको सबको देखना है सेफ्टी। ऐसा नहीं है कि मेरा काम नहीं है, आपको भी देखना है। अगर मान लो सेफ्टी सर ने नहीं देखा, सेफ्टी ऑफिसर ने, यू शुड गो एंड टेल हिम कि यहाँ पे हमने एक्सकवेशन किया है, इसका आप बैरिकेडिंग करो। समझ में आ रहा है। तो आपको इस तरह से एज अ साइट इंजीनियर यू नीड टू वर्क। नाउ वन मोर थिंग, अब ये सारे चीज आपको कहाँ पे मिलेगा, दिस समथिंग कॉल्ड एज चेक लिस्ट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चेक लिस्ट फॉर एक्सकवेशन ऑफ द सॉइल। मतलब आप एक्सकवेशन करने से पहले आपको क्या क्या चेक लिस्ट देखना है, एंड एक्सकवेशन करने के बाद क्या क्या चेक लिस्ट आपको देखना है, दिस समथिंग कॉल्ड एज चेक लिस्ट। यू कैन सी इट हियर, चेकलिस्ट फॉर एक्सकवेशन इन द सॉइल। एक हर एक प्रोजेक्ट में, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो हर एक कंपनी का अलग अलग चेकलिस्ट होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, हर एक चीज मेथोडोलॉजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम होगा, जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, फिर प्रोजेक्ट का लोकेशन कहाँ पे आप उसके बाद डेट होगा, फ्लैट नंबर, ग्रिड नंबर, रेफरेंस ग्रिड नंबर, ठीक है। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में check whether soil investigation report, drawing, specification available and studied by concerned engineer or supervisor। इसका मतलब है जब आपने एक्सकवेशन किया था, मैंने कहा था अल्टीमेटली लोड किसको लेना है, सॉइल को लेना है। तो ये पूछ रहा है कि जो आपने एक्सकवेशन करते टाइम आपने वेदर सॉइल का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखा है नहीं है, ड्राइंग्स को देखा है नहीं है। अगर आपने देखा है यू आर गोइंग टू डू अ टिक मार्क हियर। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से टिक मार्क करेंगे। एक मिनट, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह से टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट इज एक्सकवेशन प्लान प्रिपेयर्ड। एक्सकवेशन प्लान प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है, देखो अगर छोटे मोटे एक्सकवेशन होगा तो इसके लिए कोई प्लान करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आप इस तरह से एक्सकवेशन करोगे, फॉर एग्जाम्पल हम चलेंगे यहाँ पे, देखो मैं आपको दोनों चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। यू कैन सी इट हियर, ये नॉर्मल एक्सकवेशन, इसके लिए कोई प्लान की जरूरत नहीं है। आपका लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ आप एक्सकवेशन करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला भी एक्सकवेशन है पर दिस इज अ डीप एक्सकवेशन। यहाँ पे हो सकता है आपका एक्सकवेशन कुछ 1.5 मीटर होगा, और यहाँ पे हो सकता है आपका एक्सकवेशन लेटर से कंसिडर 5 मीटर का एक्सकवेशन होगा, इट इज अ 5 मीटर एक्सकवेशन। तो जब आप 5 मीटर का एक्सकवेशन करोगे, ऐसा नहीं कि आपने 5 मीटर एक साथ अपने एक्सकवेशन किया, यू नॉट गोइंग टू डू इन दैट वे। क्यों, जब आप 5 मीटर एक्सकवेशन एक साथ करोगे ना, सॉइल के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, तो सॉइल आपको अंदर गिरने का चांसेस ज्यादा होगा, सॉइल विल नॉट हैव दैट स्टेबिलिटी। सो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, इसको लेयर में करेंगे। लेयर इन द सेंस, देखो ऊपर से इतना एरिया तक हमने क्या किया, मान लो 2 मीटर, 1.5 मीटर का हमने एक्सकवेशन किया, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक स्टेप दिया है, हमने एक्सकवेशन किया, एक छोटा सा हमने स्टेप दिया है, फिर हमने एक्सकवेशन किया। देखो यहाँ पे एक्सकवेशन किया है, एक छोटा सा इस तरह से स्टेप इधर भी दिया है, एक स्टेप इधर भी दिया है, ठीक है, इधर भी दिया है, और फिर इसके बाद और एक्सकवेशन करेंगे। तो दैट इज वाई चेकलिस्ट में लिखा है कि आपने प्लान सही से किया है नहीं किया है। इन द सेम वे आप यहाँ पे भी देखो, या यू कैन सी इट हियर ऑल्सो। यहाँ पे देखो एक्सकवेशन आपको यहाँ तक करना था, क्या हमने एक्सकवेशन एक साथ किया, नहीं, यहाँ से हमने एक्सकवेशन यहाँ तक किया, फिर हमने इसको ऐसा छोड़ा है, फिर हमने एक्सकवेशन किया। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू प्लान। ये यूजुअली तभी काम आएगा जब हम मास एक्सकवेशन करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ डीप डीप एक्सकवेशन एंड ऑल, वी शुड प्लान समथिंग लाइक दिस, ओके। सो दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है इज एक्सकवेशन प्लान प्रिपेयर्ड और नॉट। अगर आपने प्लान प्रिपेयर किया, ऑफ कोर्स वी हैव डन इट। इज लेआउट अलाइनमेंट साइज ऑफ एक्सकवेशन मार्क्ड ऑन द ग्राउंड एज पर द एक्सकवेशन प्लान। हमने स्टार्टिंग में किया था ना, सेंटर लाइन से पीसीसी का ऑफसेट लिया था, वर्किंग स्पेस लिया था, so we have done that। Are there any underground utilities like sewers, water pipeline, cable, etc.? If yes, then bring to the notice of a site in charge and take adequate measures while excavation। मतलब क्या होगा,
जब आप एक्सकवेशन करते हो तो हो सकता है जो गवर्नमेंट का जो पाइपलाइन होगा वो उस एरिया में जा रहा होगा। अगर आप जब एक्सकवेशन करने के टाइम अगर आप उसको ब्रेकेज करोगे तो क्या होगा, पानी वहां पे वेस्ट होगा। फिर आपको कॉल करना पड़ेगा लोकल अथॉरिटी को, उनको बुलाना पड़ेगा। तो दैट इज वाई वी नीड टू मेक श्योर कि जब हम एक्सकवेशन करेंगे कहीं वो गवर्नमेंट का पाइपलाइन उस एरिया में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, टू टेक केयर ऑफ दैट। तो दैट इज वाई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लान इज रिक्वायर्ड। इसलिए पूछ रहा है कि आप देख लेना ये सारे चीज। सो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज चेक लिस्ट। is the area to be excavated clean and cleared of bushes vegetations etc। हमने स्टार्टिंग क्या किया था, क्लीनिंग किया था, राइट। डायरेक्टली हमने एक्सकवेशन नहीं किया था। हमने छोटे छोटे जो अपने प्लांट्स थे उसको हमने क्या किया था, क्लीन किया था, राइट। दैट इज व्हाई इट इज आस्किंग इज द एरिया टू बी एक्सकवेटेड क्लीन एंड क्लियर्ड ऑफ बुशेस वेजिटेशन ट्रीज एक्सेट्रा। हाँ वो भी किया हमने, ठीक है। चेक वेदर द एक्सकवेशन पिट्स आर एडुकेटली शोड टिम्बर्ड सेफ स्लोप्स प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या है, हमने शोरिंग किया, मैंने आपको शोरिंग का समझाया था। तो दिस इज कॉल्ड ए शोरिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए शोरिंग। वो ये पूछ रहा है कि चेक वेदर द एक्सकवेटेड पिट्स आर एडुकेटली शोड टिम्बर सेफ स्लोप्स टू बी प्रोवाइडेड। हाँ वो भी हमने किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, एस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, या इसको निकाल देंगे, या नेक्स्ट क्या होगा, check whether the excavated pits, yeah, check whether the barricading and caution signs are provided for deep excavation। obviously we have done that। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्सकवेशन किया है, हमने यहाँ पे एक्सकवेशन किया है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बैरिकेडिंग किया है ना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो ये मेरा डीप एक्सकवेशन है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है चेक वेदर द बैरिकेडिंग एंड, या ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम था वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेक वेदर द एक्सकवेटेड मटेरियल इज केप्ट अवे एटलीस्ट 1.5 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द पिट और ट्रेंचेस। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप एक्सकवेशन करोगे ना, या व्हेन यू डू द एक्सकवेशन, जो एक्सकवेटेड सॉइल रहेगा आपको, जैसे आपने एक्सकवेशन किया, यहाँ से जो मिट्टी निकलेगा ना, आपको एटलीस्ट इस यहाँ से 1.5 मीटर, यहाँ से 1.5 मीटर, यहाँ से 1 पॉइंट और यहाँ से 1.5 मीटर छोड़ के आपको और भी दूर इसको रखना है। यूजुअली हम बड़े प्रोजेक्ट्स में हम क्या करेंगे, दूसरे एक अलग सा एरिया बना के रखेंगे, वहां पे हम इसको स्टोर करेंगे। जस्ट इन केस नहीं होगा, एटलीस्ट 1.5 मीटर आपके एक्सकवेशन का आउटर एज से 1.5 1.5 1.5 1.5 मीटर दूर आपको सॉइल को रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत पास में रखोगे तो वेट रहेगा ना सॉइल को, अगर वो वेट ज्यादा रहेगा, अगर वेट ज्यादा रहेगा तो इस एरिया में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो सॉइल फिर कोलैप्स होने का चांसेस ज्यादा है। अगर हम दूर रखेंगे तो क्या होगा, वो कोलैप्स होने का चांसेस कम है। दैट इज व्हाई वी ट्राई टू कीप इट एट मिनिमम 1.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है चेकलिस्ट में, या this is done, make sure to keep away heavy equipment such as cranes, shovels, backhoe, loaders at least 6 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ एक्सकेवेटेड पिट और ट्रेंच। इसका मतलब है जब हम एक्सकेवेशन करेंगे तो हम हो सकता है हमने जेसीबी को बुलाया होगा, हमने व्हाट इज दैट क्रेन को बुलाया होगा, तो एटलीस्ट जब आपका क्रेन सब काम करेगा और काम करने के बाद जब वो वहां पे खड़ा होगा ना, आपको एटलीस्ट 6 मीटर दूर उसको स्टॉप करना है। जैसे आपका एक्सकेवेशन होगा, आपका जो ये रहेगा व्हाट इज दैट क्रेन रहेगा, उसको यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। फिर क्यों नहीं रखना, फॉर अ वेरी सेम रीजन, आपको एटलीस्ट 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर दूर आपको एक्सकेवेशन एरिया से दूर रखना है। अगेन फॉर अ वेरी सेम रीजन, जो आपका एक्सकेवेटर रहेगा, जो आपका क्रेन रहेगा, सब बहुत हैवी वेट रहेगा ना, टन्स में रहेगा। अगर ज्यादा वेट है और आपने बहुत क्लोज रखा तो क्या होगा, ये जो पोर्शन रहेगा ना, दिस पोर्शन, इस सॉइल का जो इतना पोर्शन है बहुत वीक है ना, यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है इतना एरिया में, तो क्या होगा, फिर कोलैप्स होने का चांसेस ज्यादा है, फिर अंदर सारे मिट्टी गिर जाएगा। तो दैट इज वाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। तो ये दो चीज याद रखना, अगर आप सॉइल स्टोर करोगे तो 1.5 मीटर दूर आपको स्टोर करना है। अगर आप इक्विपमेंट्स लाइक जेसीबी क्रेन अगर आप पार्किंग करोगे तो आपको एटलीस्ट 6 मीटर दूर आपको रखना है, ठीक है। अभी 6 मीटर 1.5 मीटर इज मे बी टेकन फ्रॉम द कोड बुक, और थोड़े कंपनी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव डन। नेक्स्ट इज आर डेंजर साइंस प्रोवाइडेड नियर द एक्सकवेटेड एरिया, वी हैव डन दैट। डेंजर साइंस मतलब जैसे यहाँ पे डेंजर साइन देखो, यहाँ पे लिखा है ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नहीं तो थोड़े लोग लिखते हैं डेंजर, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, ऑल दोस थिंग्स। सो व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड वी आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। वो भी हमने देखा है। फिर आर लाइटिंग अरेंजमेंट ड्यूरिंग नाइट एडुकेट, मतलब यूजुअली क्या होता है, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं हम रात के टाइम में भी एक्सकवेशन करेंगे। देखो साइट इंजीनियर का जॉब ये नहीं कि आप सुबह 9:30 बजे जाओगे
और शाम 5 बजे रिटर्न होगा, वो सब नहीं होगा। आप रात के 10, 11, 12, 1, 2, हम जब मैं जॉब कर रहा था हमने 2, 3 बजे तक भी काम किया रात के टाइम पे। तो वहाँ पे आपको लाइटिंग भी चाहिए ना, तो वही बता रहे कि यार लाइटिंग अरेंजमेंट ड्यूरिंग नाइट एडुकेट, वो सब लोग देख लेंगे, जो भी बंदा इंचार्ज रहेगा सेफ्टी वाला, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट इज चेक फॉर डी वाटरिंग अरेंजमेंट ऑफ वाटर लॉग्ड एरिया, इज इट ओके। इसका मतलब है जब हमने एक्सकवेशन किया था, तो अगर मान लो पानी आ गया, तो अगर पानी आ गया उसको निकालना है ना, दैट इज कॉल्ड एज वाटर, दैट इज कॉल्ड एज डी वाटरिंग। ठीक है, अगर आपको याद है तो जब हमने एक्सकवेशन किया था इस एरिया में, ओके आई विल शो यू अ डिफरेंट वन। ठीक है, या देखो यहाँ पे हमने एक्सकवेशन किया था इस बिल्डिंग में, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पानी आ रहा है, सो दिस इज अ वाटर लॉक्ड एरिया। तो हमें क्या करना है, इस पानी को निकालना है, राइट। तो पानी को कैसे निकालेंगे, पंप को लाएंगे, पंप से हम यहाँ से वाटर को डी वाटर करेंगे। तो यूजुअली इस तरह से केसेस आ जाते हैं जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करते हो। अब ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपना कोस्टल एरिया मुर्डेश्वर में है, तो यहाँ पे वाटर लेवल बहुत हाई भी है और बहुत सी के पास, बीच के पास ही है, तो इसलिए यहाँ पे पानी आया हुआ है। जब आप सी शोर के पास थोड़े कंस्ट्रक्शन करोगे, जब थोड़ा डीप फाउंडेशन करोगे, तो पानी आने का चांसेस ज्यादा है। तो इन दैट केस व्हाट वी डू, हम एक पंप को लगाएंगे, पंप से हम पानी को खींचेंगे विद हेल्प ऑफ अ मोटर, एंड दैट इज हाउ द वाटर लॉग्ड एरिया इज क्लीन। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे लिखा है चेकलिस्ट में, चेक फॉर डी वाटरिंग अरेंजमेंट ऑफ वाटर लॉग्ड एरिया, इज इट ओके। ठीक है, इफ एवरीथिंग इज गुड देन फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, सॉइल टाइप एट फाउंडेशन लेवल गुड। मान लो आपका गुड सॉइल मिला है, तो आई विल राइट गुड हियर। आपको लिखना है ये सारी चीज आपको साइट पे मिलेगा व्हेन यू वर्क इन अ बिगर कंस्ट्रक्शन कंपनी। नेचुरल ग्राउंड लेवल कितने पे है आपका, नेचुरल ग्राउंड लेवल हम आरएल लिखेंगे वहां पे 98.50। ठीक है, जो भी आपके ड्राइंग में लिखा रहेगा, दैट इज योर नेचुरल ग्राउंड लेवल। फाउंडिंग लेवल कितने पे होगा, फाउंडिंग लेवल वो भी आपको ड्राइंग में दिया जाएगा, फाउंडेशन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, मान लो हमने 3.2 मीटर का एक्सकवेशन किया था, विल राइट 3.2 मीटर। एंड देन फाइनली अगर, अब ये सारी चीज क्वालिटी एंड, देखो दो इंजीनियर रहेंगे, एक तो क्वालिटी वाला रहेगा, एक आप साइट इंजीनियर हो, तो साइट इंजीनियर ही करेगा, नहीं तो क्वालिटी इंजीनियर आके एक बार देखेगा करेक्टिव। अगर कोई भी चीज आपने सही से नहीं किया, वो लिखेगा यहाँ पे। मान लो आपने बैरिकेडिंग नहीं किया, तो आप मान लो आपने ये चीज नहीं किया है, ओके, आपने डेंजर साइन नहीं लिखा, तो वो लिखेगा यहाँ पे दिस इज नॉट डन। फिर आप उसको रेक्टिफाई करोगे एंड फाइनली आप अपना साइन यहाँ पे डालोगे, एंड इसके बाद ही हम नेक्स्ट एक्टिविटी को करेंगे। ठीक है, तो यूजुअली ये सारे चेकलिस्ट होते, ओनली आफ्टर दिस नेक्स्ट एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डू। आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, कि आपको समझ में आ गया होगा कि चेकलिस्ट को कैसे पढ़ा जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, या सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके एनी आई कंटिन्यू दिस लेक्चर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। या या सब कुछ हो गया, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल फॉर द पीसीसी। हमने एक्सकवेशन किया, एक्सकवेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, पीसीसी लगाएंगे, जो 75 या 100 थिकनेस का पीसीसी लगाएंगे। तो एक बार आपका एक्सकवेशन होने के बाद नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल फॉर पीसीसी। once the excavation is done with the excavator or the JCB, the soil is leveled with the help of a laborers, since the excavator cannot give a uniform surface. ठीक है, second is two laborers are deployed at the excavation pit, and with the help of a pickaxe and earth rammer the soil is leveled uniformly. इसका मतलब क्या है, मान लो आपने एक्सकवेशन किया इस फुटिंग का, तो जेसीबी होगा वो तो कंप्लीट एक्सकवेशन नहीं कर पाएगा ना, यूनिफॉर्म सरफेस तो नहीं देगा, उसके लिए आपको मैन्युअली लेबर्स को लगाना है। सो आई हैव रिटन हियर टू लेबर्स आर डिप्लॉयड। जैसे ये वाला साइड वाला देखो, ये साइड आपको सही से कट करना पड़ेगा, आपका जो होगा ना, आपका जो एक्सकवेशन होगा उसको ऐसा नहीं रखना है, आपको स्ट्रेट आना है, स्ट्रेट तो जेसीबी से नहीं होगा। तो आप दो बंदे को इसमें लगाओगे और बोलोगे इसको सही से कटिंग करो साइड्स वाला। जैसे यहाँ पे देखो साइड बहुत अच्छे से कटिंग किया है, और यहाँ पे बॉटम में देखो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर सब है, तो पत्थर को हटाएंगे और सही से उसको हम रैमिंग करेंगे, सो दैट वी गेट अ यूनिफॉर्म लेवल। ठीक है, आप 3.4 मीटर कंप्लीट एक्सकवेशन, 3.2 मीटर का एक्सकवेशन आपको जेसीबी से नहीं होगा। लास्ट के जो मैंने कहा था 50 to 100 आपको मैन्युअली एक्सकवेशन करना है। जेसीबी से क्या होगा, अगर आप एक बार भी ऐसे निकालोगे ना, तब भी 100 200 से ज्यादा एक्सकवेशन हो जाएगा। तो इसीलिए हम अगर 3.4 मीटर का एक्सकवेशन करना है, तो हम 3.3 मीटर या 3.2 मीटर तक जेसीबी से कराएंगे। बाकी का जो बचा हुआ 100 to 200 वी आर गोइंग टू डू इट फ्रॉम
मैनुअल मेथड विद हेल्प ऑफ अ लेबर। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट यू मीन बाय दिस। तो 2 लेबर्स आ गए आपके, और दिस इज कॉल्ड एज अर्थ रैमर। सो आई विल शो यू व्हाट इज अर्थ रैमर। और अर्थ रैमर से हम उसको सही से कॉम्पैक्शन करेंगे इस तरह से, ठीक है। एक बार कॉम्पैक्शन होने के बाद देखो इस तरह से पूरा हमने कटिंग किया। ये जो बंदे होंगे लेबर्स, इसको सही से रैमिंग देंगे सही से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अर्थ रैमर, दिस इज कॉल्ड एज अर्थ रैमर। द हेल्प ऑफ अर्थ रैमर हम उसको सही से कॉम्पैक्शन करेंगे। क्यों? आपने एक्सकवेशन किया, देखो एक्सकवेशन करने से पहले आपका जो सॉइल था, इट वाज अ गुड सॉइल, इट वाज इन अ अनडिस्टर्ब स्टेट। डिस्टर्ब नहीं किया था आपने सॉइल को। जैसे आपने एक्सकवेशन किया, क्या होगा? आपने सॉइल को डिस्टर्ब किया। जैसे आपने सॉइल को डिस्टर्ब किया, उसका जो भी प्रॉपर्टी था वो सब वहां पे खराब हो गया। फिर से आप क्या करोगे, जब आप सही से कॉम्पैक्टिंग करोगे तो थोड़ा उसमें वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उसमें डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो दैट कैन टेक अ लोड। तो आप थोड़ा सा हार्ड सॉइल बना रहे हो, सो दैट इज वाई दिस अर्थिंग हैज टू बी डन, ठीक है। या यू कैन सी इट हियर विद हेल्प ऑफ दिस अर्थ रैमर से हम इसको। तो अब देखो अब कैसा दिख रहा है आपका फाउंडेशन। साइड पूरा खत्म हो गया, साइड बहुत अच्छे से आ गए, और यहाँ पे बॉटम भी देखो बहुत क्लीन हो गया, आपने सही से रैमिंग किया था। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर इट इज हैपनिंग ऑन द साइड। देखो फाइनली इधर भी देखो, ये दूसरा एक और फुटिंग है, देखो हमने एक्सक्यूशन सही से किया, सही से इसको किया है। या नेक्स्ट, अब ना छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में आप अर्थ रैमर यूज कर सकते हो। जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्क करेंगे, वी गेट अ मशीन विच इज कॉल्ड एज प्लेट कॉम्पैक्टर और मंकी रैमर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज अ प्लेट कॉम्पैक्टर। इस मशीन से हम रैमिंग करेंगे। सो यू कैन सी इट हियर, दिस इज डन टू गेट अ यूनिफॉर्म सरफेस, and if any loose soil is present, by compaction it will be compacted. The soil before the excavation will be in undisturbed state, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। देखो ये आपका कॉम्पैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज प्लेट कॉम्पैक्टर। प्लेट कॉम्पैक्टर क्यों है? क्योंकि इसका बॉटम देखो प्लेट जैसा है ना, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज प्लेट कॉम्पैक्टर। कॉम्पैक्टर क्यों है? क्योंकि वो कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, सो इट्स कॉल्ड एज प्लेट कॉम्पैक्टर, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज मंकी रैमर, इज कॉल्ड एज मंकी रैमर। अब मंकी रैमर क्यों है? क्योंकि मैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा, जब हम इसको ऑन करेंगे ना, इस तरह से जंप करेगा, मंकी जैसा जंप करेगा, हेंस इट इज कॉल्ड एज मंकी जंप, आई मीन मंकी कॉम्पैक्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जहां पे हमने एक्सकवेशन किया था ना, हम इसको चलाएंगे, या मंकी रैमर को चलाएंगे या प्लेट कॉम्पैक्टर को चलाएंगे, सो दैट हमको एक यूनिफॉर्म सरफेस मिलेगा। सो ऑलवेज अ मंकी रैमर इज बेटर इन कंपैरिजन टू द प्लेट कॉम्पैक्टर। प्लेट कॉम्पैक्टर में उतना एनर्जी नहीं है, जितना उतना प्रेशर नहीं आएगा जितना मंकी रैमर से आएगा। सो वो डिपेंड करेगा आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या है, राइट। आप दोनों भी यूज कर सकते हो। अगर जब जब हम प्रोजेक्ट करते थे तो हमने दोनों यूज किया। प्लेट कॉम्पैक्टर में हम एक बार चलाते थे, फिर हम मंकी रैमर को चलाते थे। अगर आपके साइड पे सिर्फ मंकी रैमर है, यू कैन यूज मंकी रैमर। बस एक ही डिफरेंस क्या, मंकी रैमर का जो एरिया है ना, बॉटम देखो बहुत छोटा है, whereas कॉम्पैक्ट प्लेट कॉम्पैक्टर का बहुत, आई मीन द टच सरफेस, द सरफेस एरिया जो रहेगा ना वो थोड़ा ज्यादा है, पर बहुत अच्छा प्रेशर आपको मंकी रैमर से ही मिलेगा, ठीक है। गुड। सो दिस इज मंकी रैमर, या दिस इज योर प्लेट कॉम्पैक्टर, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो प्ले करूंगा, आई होप ये वीडियो प्ले होगा। अगर प्ले नहीं होगा, उसमें कोई रुक रुक के प्ले होगा, तो मैं अलग से एक वीडियो ऐड कर दूंगा, ठीक है। या सो फर्स्ट दिस इज कॉल्ड एज प्लेट कॉम्पैक्टर। देखो हमने एक्सकवेशन किया था, तो हम इस तरह से चलाएंगे इसको, ताकि क्या होगा, एक यूनिफॉर्म सरफेस मिलेगा और थोड़ा कॉम्पैक्शन होगा। आपका लूज सॉइल अगर जो भी रहेगा ना, इट्स गोइंग टू गेट कॉम्पैक्टेड। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्लेट कॉम्पैक्टर। इसमें एक डीजल से चलता है, डीजल इसको लगाना है, एंड बेस्ड ऑन दैट इट्स गोइंग टू वर्क, ठीक है। जब आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो या कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर के पास ये सारा इक्विपमेंट रहेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू। अब वो देखो, दैट इज मंकी रैमर, और इस तरह से जंप करेगा तो ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो ज्यादा कॉम्पैक्शन होगा, ओके। So always monkey rammer is better in comparison to the plate compactor. So it jumps like a monkey, hence it is called as monkey rammer. देखो वहां पे कितने अच्छे से कॉम्पैक्शन हो रहा है मंकी रैमर में। गुड, दैट्स इट। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। एक्सकवेशन करने के बाद आपको पीसीसी डालना है, पर पीसीसी डालने से पहले आपको एक यूनिफॉर्म सरफेस देना है। एंड यूनिफॉर्म सरफेस हम कैसे देंगे? वी मेक यूज ऑफ अर्थ रैमर, प्लेट कॉम्पैक्टर या मंकी रैमर से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी पीसीसी को कैसे डाला जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।